गुड मॉर्निंग। आज हम राज्य के बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन जो राज्यों का वर्गीकरण है वो आधुनिक राज्यों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, यानी कि आधुनिक काल में राज्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने अरस्तु के बारे में चर्चा की थी कि अरस्तु किस प्रकार राज्यों का वर्गीकरण करता है, और आज हम चर्चा किस पे करेंगे कि आधुनिक युग में राज्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। क्योंकि जब हमने अरस्तु के बारे में चर्चा की थी तो उसमें फिर भी थोड़ा बहुत वर्गीकरण रह गया था कि हमने सिर्फ अरस्तु के ऊपर चर्चा की थी। जो परंपरागत जो विचारक है उन्होंने जो राज्यों का वर्गीकरण किया था उसके ऊपर चर्चा की थी, तो उसमें सिर्फ हमने अरस्तु के ऊपर चर्चा की थी। बाकी जो विचारक थे थोड़े बहुत उनके ऊपर चर्चा नहीं की थी, तो मैं पहले थोड़ा बहुत उनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। जैसे मोंटेस्क्यू वगैरह है उनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ कि जो अन्य वर्गीकरण में आ सकते हैं। कि अरस्तु का वर्गीकरण तो आपने पढ़ लिया कि अरस्तु शासन प्रणाली को 3 शुद्ध रूप बताता है और 3 निकृष्ट रूप बताता है। उसी प्रकार मोंटेस्क्यू जो है, मोंटेस्क्यू शासन प्रणाली के बारे में 3 रूप बताता है: गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली या निरंकुश शासन प्रणाली। 3 रूप बताता है। गणतंत्रात्मक का तात्पर्य आप समझते होंगे कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली उसको कहते हैं जिसमें जो मुख्य होता है, जो सरकार का मुखिया होता है या जो देश का प्रमुख होता है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। समझ में आ रहा है आपके कि गणतंत्रात्मक कौन सा कहला रहा है? कि जो सरकार का मुखिया है या जो देश का प्रमुख है वो व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का मतलब है कि आप सीधा वोट करते हो या आप किसी प्रतिनिधि को चुनते हो और फिर वो उनको चुनते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार जो शासन का जो प्रमुख बनता है, जो देश का प्रमुख बनता है और ऐसी प्रणाली होती है, तो वो कौन सी कहलाती है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर क्या होता है कि जो देश का प्रमुख है वो वंशानुगत होता है। देश का प्रमुख कौन होता है? वंशानुगत होता है। जैसे ब्रिटेन में वंशानुगत कैसे कि वहाँ सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, लेकिन देश का प्रमुख कौन होता है? वहाँ का राजा या रानी, जो भी राजा या रानी जो भी है वो होता है। वो वंशानुगत होता है कि वो वंश के आधार पर जो उनकी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी उसी के आधार पर आगे फॉलो करते हुए वो देश का प्रमुख उसको बनाया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। तीसरा जो रूप बताता है वो बताता है मोंटेस्क्यू निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र का मतलब वही है कि जब एक व्यक्ति का शासन हो और वो व्यक्ति स्वयं के हित में यदि कार्य करता हो, वो अपने हित की पूर्ति करता हो, तो वो निरंकुश तंत्र है। तो ये मोंटेस्क्यू का वर्गीकरण था। इसी प्रकार रूसो का वर्गीकरण भी आता है। रूसो के वर्गीकरण में क्या है कि रूसो भी 3 प्रकार की सरकारों के भेद बताता है: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र। राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र। इसमें राजतंत्र के बारे में हमने चर्चा की कि राजतंत्र कैसा होता है? जहां राजा जनता के हित में कार्य करता हो और धर्म और नीति के अनुसार कार्य करता है, तो वो राजतंत्र है। कुलीन तंत्र के भी ये 3 रूप बताता है। जो दूसरा प्रकार बताता है कुलीन तंत्र, उसमें ये 3 रूप बताता है: प्राकृतिक कुलीन तंत्र, निर्वाचित कुलीन तंत्र और पैतृक कुलीन तंत्र। प्राकृतिक कुलीन तंत्र, निर्वाचित कुलीन तंत्र और पैतृक कुलीन तंत्र। इसमें जो निर्वाचित कुलीन तंत्र है इसको श्रेष्ठ मानता है और जो पैतृक कुलीन तंत्र है इसको निकृष्ट मानता है। जनतंत्र का मतलब है कि लोकतंत्र, ये आप जानते हो। अब हम आते हैं सीधा आधुनिक काल पे। आधुनिक काल में जो वर्गीकरण किया जाता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उसकी चर्चा हम किस आधार पर करें? क्योंकि अलग अलग आधार मानते हुए आप अलग अलग प्रकार से राज्यों का वर्गीकरण कर सकते हो। तो हम जो वर्गीकरण करेंगे वो धर्म और राजनीति के संबंध के आधार पर करेंगे कि धर्म और राजनीति का जो संबंध है उसके आधार पर आधुनिक युग में राज्यों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। तो धर्म और राजनीति के आधार पर आपने देखा होगा 2 प्रकार के राज्य होते हैं। कितने प्रकार के राज्य होते हैं? 2 प्रकार के राज्य होते हैं। एक होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको कहते हैं? जहां सभी धर्मों का समभाव पाया जाता है, कि जहां सभी धर्मों को महत्व दिया जाता है, सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखा जाता है। राज्य किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता, वो धर्म को स्वतंत्र छोड़ता है और किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करता। तो वो कौन सा तंत्र कहलाता है? निरपेक्ष शासन प्रणाली कहलाती है। कौन सी? धर्मनिरपेक्ष शासन प्रणाली कहलाती है।
दूसरी धर्म के आधार पर कौन सी है? धर्माचार्य राज्य। धर्माचार्य राज्य ऐसे राज्य जहां धर्म को शासन प्रणाली का आधार बनाया जाता है, कि जैसे एक धर्म का बाहुल्य होता है, वो धर्म क्या मानता है, उसी धर्म के नियमों के अनुसार वहां शासन प्रणाली की जाती है और उस धर्म के प्रोत्साहन के लिए ही शासन कार्य करता है। जैसे कई मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां वो अपने राज्य का धर्म घोषित करते हैं कि राज्य का धर्म कौन सा होगा, वो मुस्लिम धर्म घोषित करते हैं और उस धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए ही वो शासन प्रणाली का संचालन करते हैं। अब हम वापस आते हैं, जो हमने धर्म के आधार पर दो भागों में बांट दिया था, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और दूसरा धर्माचारी राज्य। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य को फिर दो भागों में बांटना है, एक है निरंकुश तंत्र और दूसरा है लोकतंत्रात्मक। एक है निरंकुश और दूसरा है लोकतंत्रात्मक। अब निरंकुश जो होता है उसके अंदर जो शासन के चुनाव के आधार पर, निरंकुश को भी दो भागों में बांटते हैं कि जो शासन करने वाला जो व्यक्ति है उसका चुनाव किस आधार पर हो रहा है, तो उसको दो भागों में बांटते हैं आप, राजतंत्र और अधिनायक तंत्र। राजतंत्र और अधिनायक तंत्र। राजतंत्र के बारे में आपने चर्चा कर ली थी कि राजतंत्र कैसा होता है, जो अच्छा होता है वो राजतंत्र है, मतलब कि जनता के हित में कार्य करता है वो राजतंत्र है, और यदि जनता के हित में कार्य नहीं कर रहा है तो वो कैसा है, अधिनायक तंत्र या निरंकुश तंत्र है। अब जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के करीबन 5-6 आधार हैं जिसके आधार पर आप चर्चा कर सकते हो। पहला जो आधार है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के विभाजन का, वो है प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। किसके आधार पर? प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। प्रतिनिधित्व प्रणाली का तात्पर्य है कि आप जनता के द्वारा सीधा शासक का चुनाव कर रहे हो या जनता के द्वारा आप शासन का संचालन सीधे कर रहे हो या अप्रत्यक्ष रूप से करवा रहे हो। जैसे यदि जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती हो, कि जैसे कि कोई भी बिल आता हो, कोई भी अधिनियम पारित करना हो, उसमें यदि जनता सीधा वोट करती है तो वो कैसा शासन प्रणाली कहलाती है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। कैसा कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहाँ जनता क्या करती है, सीधा कानून बनाती है। मतलब जनता यदि, जैसे कि ये मान के चलो कि बाल विवाह के ऊपर कानून बनाना है, किसके ऊपर बनाना है? बाल विवाह के ऊपर कानून बनाना है, तो उसके ऊपर क्या करती है जनता? सीधा खुद वोट करती है। जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट करती है, स्वयं वोट करती है, वो पारित करती है उसको। तो वो कैसा शासन तंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। कैसा कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। दूसरा होता है कि जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधि चुन के भेज देती है। जैसे भारत के अंदर आप देखते हो कि आप क्या करते हो, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, आप क्या करते हो? अपने प्रतिनिधि चुनते हो। जैसे विधायक चुनते हो ना आप, कि आप अपने विधायक चुनते हो और वो विधायक आपके हित में कार्य करने के लिए विधानसभा में बैठते हैं। आपके हित के कार्य के लिए वो क्या करते हैं? विधानसभा में बैठते हैं। तो आप प्रत्यक्ष रूप से शासन का संचालन नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? अपने प्रतिनिधि को बिठा रहे हो, वो प्रतिनिधि आपका प्रतिनिधित्व करता है विधानसभा में। कि जैसे 22 क्षेत्र का प्रतिनिधि कौन करेगा, आपके 55 क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? क्योंकि आपने क्या किया, इस क्षेत्र से एक विधायक बना दिया। वो विधायक क्या करता है? आपके पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। आप सीधे प्रत्यक्ष वोट नहीं करते हो, आप सीधे प्रत्यक्ष कोई कानून पारित नहीं करते हो। कानून पारित करने के लिए आपका जो विधायक है वो वोट करता है। ठीक है। दूसरा है जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, उसके विभाजन का जो दूसरा आधार है वो शासन के चुनाव के आधार पर। शासन के चुनाव के आधार पर, कि यदि जो देश का प्रमुख है, शासन के चुनाव के आधार पर, यानी कि जो देश का प्रमुख है यदि वो वंशानुगत है, जैसे ब्रिटेन के अंदर है, देश का प्रमुख कौन है? वंशानुगत है। जैसे वहाँ का जो राजा है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली वहाँ, लेकिन जो देश का प्रमुख है वो कैसा है? वंशानुगत है। तो वो क्या कहलाएगा? वैधानिक राजतंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैधानिक राजतंत्र कहलाएगा। और यदि देश का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यदि निर्वाचित किया जा रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको जनता चुनती है, तो वो क्या कहलाता है? गणतंत्र। जैसे भारत के अंदर है, भारत के अंदर जो देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन है देश का प्रमुख? आपके राष्ट्रपति है। और आप राष्ट्रपति को क्या करते हो? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप चुनते हो। आप क्या करते हो? अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हो। आपने आपके विधायक को चुना, आपने आपके सांसद को चुना, वो सांसद और विधायक क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो आपने अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया? आपका जो देश का प्रमुख है उसका चुनाव किया। तो वो कैसी प्रणाली कहलाती है? गणतंत्रात्मक लोकतंत्र कहलाती है। जो तीसरा आधार है
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का जो तीसरा आधार है, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध के आधार पर, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध के आधार पर, या इसे कह सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण के आधार पर। इन्होंने ये शब्द यूज नहीं किया, मैं कर रहा हूं कि या तो कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के जो संबंध होते हैं उसके आधार पर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं शक्ति पृथक्करण के आधार पर। शक्ति पृथक्करण क्या होता है, पहले उस पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। शक्ति पृथक्करण वो होता है कि जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाए तो वो क्या कहलाता है, शक्ति पृथक्करण कहलाता है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध के आधार पर हम शासन प्रणाली को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक कहते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली, दूसरा कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। वो उसी के अनुरूप कार्य करती है, वो उसी से निर्मित होती है। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अपना पृथक पृथक अस्तित्व रखती है, वो एक दूसरे पर अंतर्निर्भर नहीं होती। जो चौथा आधार है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के शासन का जो वर्गीकरण करने का जो चौथा आधार है, वो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन को मानते हुए आधार बनाया जाता है कि यदि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार का है, उसके आधार पर शासन के रूप बनाए जाते हैं। वो कौन से हैं, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। यदि केंद्र और राज्य के संबंध, यदि सारी शक्तियों का सारी शक्तियां केंद्रित है और वो केंद्र के पास है, तो वो कौन सी शासन प्रणाली कहलाएगी, एकात्मक शासन प्रणाली। क्योंकि जब शासन का संचालन किया जा रहा है वो एक ही केंद्र बिंदु से किया जा रहा है और सारी शक्तियां केंद्र के पास है। राज्य क्या है, सिर्फ सहयोग करते हैं। दूसरा होता है संघात्मक शासन प्रणाली। उसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। संविधान में शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया जाता है कि इन विषयों पे कानून केंद्र बनाएगा, इन विषयों पे कानून राज्य बनाएगा। तो उनके अंदर शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। तो कौन सी प्रणाली कहलाती है, संघात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। जो पांचवा आधार है, पांचवा आधार जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बताने का जो पांचवा आधार है वो आर्थिक आधार है। अर्थव्यवस्था के आधार पर है कि जो आर्थिक व्यवस्था होती है उसके आधार पर है कि यदि पूंजीपतियों का शासन है, यदि हम कह सकते हैं कि शासन प्रणाली में यदि खुली छूट है या ओपन मार्केट है तो वो कैसा कहलाएगा, पूंजीवादी शासन प्रणाली कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, पूंजीवादी शासन प्रणाली कहलाएगी। और दूसरा है कि यदि सरकार का कंट्रोल है, पूरा अर्थव्यवस्था पर किसका कंट्रोल है, सरकार का कंट्रोल है, तो वो कैसी कहलाएगी, समाजवादी शासन प्रणाली कहलाएगी। और दोनों का जो रूप होता है कि जहाँ थोड़ा कुछ क्षेत्रों में सरकार का कंट्रोल होता है, कुछ क्षेत्रों में बाजार का कंट्रोल होता है, तो वो कैसी कहलाती है, मिश्रित शासन प्रणाली कहलाती है। भारत के अंदर कैसी प्रणाली है, मिश्रित शासन प्रणाली। इसी प्रकार ये हमने चर्चा की थी किसके ऊपर, धर्मनिरपेक्ष राज्यों की चर्चा की थी। जो आधुनिक राज्य उनको बांटा था हमने धर्मनिरपेक्ष और धर्माचारी राज्य। उसमें हमने सिर्फ किस पे चर्चा की अभी तक, धर्मनिरपेक्ष राज्य, उनका वर्गीकरण हमने बता दिया। अब बात करते हैं जो धर्माचारी राज्य होते हैं उसका। उसमें भी दो रूप है, एक निरंकुश और एक लोकतंत्रात्मक। निरंकुश रूप तो आप मानते हो कि जो शासन का जो तंत्र होता है यदि वो अपने हित में कार्य करता है तो वो कैसा है, निरंकुश रूप है। जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली होती है धर्माचार्यों में भी, वो सेम टू सेम धर्मनिरपेक्ष राज्यों की तरह ही होती है। धन्यवाद।